everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students of Divya Army to our amazing channel that is Uday कॉमर्स। मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आ चुकी है आपकी इंग्लिश की पहली क्लास यानी कि पहली वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का आपकी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है बेटा, जिसके ऑथर जो हैं वो भी इंडियन हैं। एक इंडियन ऑथर ने इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखा है, जिनका नाम है खुशवंत सिंह। एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर यहाँ पे आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बिकॉज यस इट इज बेस्ड ऑन हिज रियल लाइफ। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, रिटन बाय एन इंडियन ऑथर हुज नेम इज खुशवंत सिंह। आज की कहानी में हम एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड, एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जो रिश्ता हमारा हमारी दादी के साथ होता है। तो उसी रिश्ते की बात आज की वीडियो में होने वाली है कि हमारे जो ऑथर हैं, इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह जी, अपनी दादी माँ को किस तरीके से देखते थे, कैसा उनका बॉन्ड था, कितना ब्यूटीफुल और कितना इमोशनल ये बॉन्ड था, कैसे वो अपनी दादी माँ के साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, किस तरह से उनकी दादी माँ उनका पालन पोषण करती थी और कितनी खूबसूरत चीजें उन्हें सिखाती थी। और जब उनका अंत होता है, यानी कि जब वो उनका देहांत हो जाता है, व्हेन शी वाज नो मोर, व्हेन शी पास्ड अवे, तो किस तरह का माहौल बन जाता है। यू नो हाउ दे कोप अप, कैसे इन लोगों ने कोप अप किया है सारी सिचुएशन से, खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली ने बेटा। तो ये हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, दैट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, विच इज रिटन बाय none other than खुशवंत सिंह, an Indian author। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट इज आवर टुडेज गोल। आज हम सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी दिव्या मैम आपको देने वाली है आज की वीडियो में। एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक एक एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल हम करने वाले हैं आज की ही वीडियो में। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पे हो जाएंगे पूरे टिक चेक चेक चेक, समरी डिटेल समरी डन, एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और जानते हैं खुशवंत सिंह जी की जो दादी माँ है वो इतनी खूबसूरत क्यों थी, व्हाई शी वाज सो प्रिटी। क्या हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जी नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं उनकी इनर ब्यूटी की, उनके इनर सोल की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी लाइफ में, कि हम दिल से कितने खूबसूरत इंसान हैं, हाउ ब्यूटिफुल वी आर व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हार्ट। तो यहाँ पे हम समझते हैं बेटा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जहां पे हम बात करने वाले हैं खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है उनकी दादी माँ को डिस्क्राइब करते हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह्स ग्रैंडमदर, एंड ही ड्रॉज अ लाइफ लाइक पोर्ट्रेट। इस तरीके से वो आप लोगों को इमेजिन करवा देंगे अपनी दादी माँ, जैसा आपको लगेगा कि आप भी उनके साथ जी रहे हो, या आप भी उनकी दादी माँ को बड़े खूबसूरती से समझ चुके हो। सो यहाँ पे बेटा हम जो बात कर रहे हैं, खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, दादी जी जो है, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है। शी इज एक्सट्रीमली ओल्ड, इतनी ओल्ड है कि उनका जो पूरा फेस है वो कैसा हो चुका है, कंप्लीटली रिंकल्ड, यानी कि उनके फेस पे बहुत ज्यादा झुर्रियां हो चुकी हैं, जो कि ओल्ड एज में किसी भी इंसान को हो जाती हैं। खुशवंत सिंह जी चैप्टर के स्टार्टिंग में इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि जब मुझसे कोई कहता था कि इतने साल पहले, लाइक व्हेन शी वाज 25 इयर्स ओल्ड, जब मेरी दादी माँ, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं, जब मेरी दादी माँ यंग थी, तो अक्सर मुझे लोग बताते हैं अभी कि मेरी दादी माँ बहुत प्रिटी थी, माई ग्रैंड मदर वॉज वेरी प्रिटी। लेकिन मेरे लिए इस बात को यकीन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम नॉट एबल टू बिलीव दैट, क्योंकि मैं उनको इतने समय से ओल्ड ही देख रहा हूँ, दैट आई एम नॉट एबल टू इवन इमेजिन कि जब वो यंग होंगी तो सच में वो इतनी खूबसूरत हो सकती है। तो यहाँ पे हम फिजिकल आउटर जो ब्यूटी है उसकी बात कर रहे हैं, कि जब वो यंग थी तो वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी। सो येस, इट वॉज अनेबल फॉर खुशवंत सिंह was unable to believe that when his grandmother was young, even she was very pretty and beautiful। इसको वो क्यों नहीं मान पाते थे? क्योंकि जब से वो अपनी दादी माँ को देख रहे थे बेटा, वो ओल्ड थी। खुशवंत सिंह जब पैदा हुए होंगे, जब उन्होंने होश संभाला होगा, जब वो बड़े हो रहे होंगे, when उनके if you talk about his growing years, let's say 3-4 years की एज से लेके 15-20 साल की उम्र तक की बात करें, तो लास्ट 10-15 साल से वो अपनी दादी माँ को जो देख रहे थे, शी वॉज कंप्लीटली ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खुशवंत सिंह जो हैं, जो हमारे ऑथर हैं,
उनके ग्रैंडफादर की। अब वो बोलते हैं मेरे ग्रैंडफादर को मैंने कहाँ देखा है, पिक्चर में देखा है, रियलिटी में नहीं देखा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स पिक्चर। खुशवंत सिंह जी बोल रहे हैं हमारे घर पे एक मेंटल पीस था। मेंटल पीस यानी कि पागल नहीं है भैया, ये मेंटल यानी कि पागलपंती की बात नहीं हो रही है बेटा। मेंटल पीस क्या होता है, फायर प्लेस के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फायर प्लेस होती है जहां पे लोग सर्दी में अक्सर आग जलाते हैं, तो उसके ऊपर जो शेल्फ लगे हुए होते हैं रूम में या जो स्पेस होती है, उस मेंटल पीस पे क्या लगा हुआ था, देयर वाज अ पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस। तो जो मेंटल पीस था उसके ऊपर इनके दादाजी की यानी कि खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे उनकी फोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। और इन्होंने अपने दादाजी का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, मेरे दादाजी, क्योंकि ये लोग सिख होंगे, इनका नाम है खुशवंत सिंह, तो ये क्या बता रहे हैं दैट माय ग्रैंडफादर ही यूज्ड टू वेयर अ बिग टर्बन। मेरे दादाजी जो है एक बड़ी सी पगड़ी जो होती है, जो यूजुअली सिख्स पहनते, जो बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत लगती है, वो जो है बिग टर्बन, बड़ी सी टर्बन यानी कि बड़ा सा जो है पगड़ी टाइप जो होता है वो पहना करते थे। ठीक है, पग भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, कि पग लगाते थे। सो यूज्ड टू वेयर अ बिग टर्बन एंड हिज क्लोथ्स वर वेरी लूज। और उस जमाने में उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, काफी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। और उस तस्वीर में, उस फोटो में मुझे मेरे खुद के दादाजी कैसे लग रहे हैं, ही वॉज लुकिंग लाइक 100 years ओल्ड, लगभग उनकी उम्र 100 साल लग रही थी। अब कोई मुझे बोले कि इमेजिन करो कि मेरे दादाजी एक समय पे बहुत यंग होंगे, इनकी एक वाइफ है, मतलब जो मेरी दादी माँ है, इनके बच्चे होंगे, तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा कि यार वन डे और मेनी years बैक माई ग्रैंडफादर वॉज यंग एंड ही हैड चिल्ड्रन एंड वाइफ। दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि उस पिक्चर में वो लगभग 100 years ओल्ड लग रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर। लेकिन ये जो पूरी कहानी ये उनके ग्रैंडफादर के बारे में नहीं, बल्कि उनका अपनी दादी माँ के साथ कैसा खूबसूरत रिश्ता था और कैसे वो इतना प्यारा रिश्ता बना, और क्या उनकी दादी माँ का थॉट प्रोसेस था, वो इतनी खूबसूरत दिल से कैसे थी, ये हम समझते हैं आने वाले आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे बेटा ये बात कर रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है, शी वॉज अ शॉर्ट लेडी एज एन हाइट की बात हो रही है। शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब ये बेंट क्यों हो चुकी थी, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नोटिस करोगे तो उनके भी ओल्ड एज में, सबके नहीं लेकिन लगभग बहुत लोगों के ओल्ड एज में ये कंधे जो हैं नीचे झुक जाते हैं, ठीक है, स्लाइटली बेंट हो जाते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एज एंड इट इज वेरी नेचुरल। तो वो बोल रहे हैं अगर मेरी दादी माँ चाहें कि वो बिल्कुल स्ट्रेट वॉक कर पाए, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। वो पूरे घर में घूमने की कोशिश तो करती थी, लेकिन हमेशा उनके कंधे क्या रहते थे, झुके रहते थे, स्लाइटली बेंट रहते थे, बिकॉज शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट इन दी हाउस। नाउ शी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। तो जब भी बेटा वो चलती थी, खड़ी होती थी, उनकी दादी माँ क्या करती थी, शी यूज्ड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। एक हाथ वो अपनी कहाँ रखती थी, कमर पे रखती थी, ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को सपोर्ट दे पाए, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर बैक में जो पेन है वो बहुत बढ़ने लगता है। सो शी काइंड ऑफ यूज्ड टू गिव सपोर्ट फ्रॉम हर वन हैंड। तो एक हाथ उनका जो है हमेशा वेस्ट पर हमें नजर आता था। सो वन हैंड वॉज ऑन हर वेस्ट, इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा, जो झुकाव आ जाता है ना ओल्ड एज की वजह से, उसको बैलेंस करने की वजह से वो अपना एक हाथ वेस्ट पे रखती थी। कुछ कुछ लोग आई थिंक किसी किसी फैमिली में से शायद कुबड़ भी कहते हैं, कि हिंदी में ये कुबड़ निकल गए, यानी कि कंधे बहुत ज्यादा झुक गए हैं। मैं आपको सिर्फ ये वर्ड इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ये आपको पेपर में लिखकर नहीं आना है। सो ये वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए करती थी। एक हाथ बेटा वो वेस्ट पे रखती थी, ये आपको क्लैरिटी मिल गई, और दूसरे हाथ से क्या करती थी, रोजरी बीड्स चलाती थी। अब हम समझते हैं रोजरी बीड्स क्या होता है। शी हेल्ड हर रोजरी। आपने देखा होगा आपके दादा दादी के पास भी बहुत बार रुद्राक्ष की माला होती होगी, तो जो वो माला होती है ना बेटा, उसको रोजरी कहते हैं। तो एक हाथ से वो माला चलाती थी, क्योंकि वो गॉड का नाम लेती थी, तो शी यूज्ड टू जस्ट कीप ऑन मूविंग द रोजरी, यानी कि जो वो माला है उसके मोतियों को वो धीरे धीरे आगे मूव करती रहती थी। एंड शी यूज्ड टू इंचैंट, शी यूज्ड टू रिसाइट प्रेयर्स, यानी कि वो प्रेयर्स गाती थी एंड गॉड को याद करती थी, उनका नाम लेती थी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स। उनके हाथ में जो है हमेशा ये रोजरी बीड्स चल रही होती थी, और उनके लिप्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते थे। क्या वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, वो अपने फैमिली वालों से नहीं, गॉड की
प्रेयर पूरे टाइम करती रहती थी। जो गॉड है उनकी प्रेयर्स पूरे टाइम चलने बोलने की वजह से उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बेटा मूव करते थे, यानी कि पूरे समय उनके लिप्स चलते रहते थे। और मेरी दादी माँ क्या पहनती थी? शी यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स, वो हमेशा व्हाइट क्लोथ्स पहनती थी। अब हम बात कर रहे हैं उनके फिजिकल लुक्स के बारे में, यानी कि दादी माँ के बालों के बारे में। उनके बाल कैसे थे? शी हैड सिल्वर लॉक्स। तो बेटा यहाँ पे सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है? उनके बाल व्हाइट कलर के हो चुके थे, यानी कि ग्रे हेयर हो चुके थे। एंड दैट्स वेरी अगेन नेचुरल, क्योंकि ये उनकी उम्र थी। स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस, लॉक्स इन्होंने बेटा बालों के लिए कहा है। वो उनके पूरे पेल फेस पे उनके मानो जो सिल्वर बाल थे, व्हाइट हेयर, वो इधर उधर स्कैटर बिखरे रहते थे ओवर हर पेल फेस। तो बेटा पेल वर्ड आगे बार बार भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए। येलोइश फेस के लिए हम पेल फेस कहते हैं। यंग पीपल कैन ऑल्सो हैव पेल फेस। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो इवन हमारा फेस भी बहुत डल हो जाता है। सो दैट डल और येलोइश फेस इन इंग्लिश इज नोन एज पेल फेस। और बेटा बड़ी एज में लाइक आफ्टर 50, 55, 60 तो ये जो है कांस्टेंट हो जाता है कि बड़े लोगों का जो फेस है वो पेल हो जाता है, दैट इज येलोइश। लेकिन वो कैसी दिखती थी? शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स इन विंटर। ये जो है बहुत अच्छी लाइन है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली किसका इस्तेमाल हो रहा है? सिमिली का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि क्या करा जा रहा है? दो चीजों का कंपैरिजन करा जा रहा है। उनकी दादी माँ का कंपैरिजन किससे करा गया है? स्नोई माउंटेन्स, जैसे बर्फ की वादियां होती है ना, उसकी उनसे कंपैरिजन किया गया है। सो दैट इज नथिंग एल्स बट सिमिली। सिमिली का प्रयोग बेटा यहाँ पर किया गया है, तो मैं आपके लिए मार्क भी कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक का इस्तेमाल किया गया है। लाइक और एज का इस्तेमाल करके अगर दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है सो दैट इज सिमिली। तो यहाँ पे बेटा इसका मतलब क्या है? शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स, यानी कि जब हम विंटर्स में लोग कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम घूमने जाते हैं, अगर कहीं इंटरनेशनल भी घूमने जाते हैं, तो हम वो स्नोई माउंटेन्स क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। द व्यू इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरी दादी माँ भी अगर हम देखें तो इतनी ही खूबसूरत थी। शी वॉज जस्ट लाइक स्नोई माउंटेन्स इन दी विंटर्स एंड शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरी दादी माँ किस चीज की पिक्चर थी, किस चीज की मूर्त थी? दो चीजों की मूर्त थी। दो चीजें उनके अंदर सबसे ज्यादा खास थी, वो थी उनकी पीस, वो हमेशा शांति में रहती थी, बहुत पीसफुल रहती थी। एंड शी वॉज ऑलवेज इन कंटेंटमेंट। बेटा कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड होना, यानी कि गॉड ने हमें जितना दिया है, जितना भी ऊपर वाले ने हमें दिया है, दैट इज सफिशिएंट, वो पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि यार आज मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, अब मेरी इच्छा है कि मैं बंगलो में रहूँ। इच्छा होना, डिजायर्स होना अच्छी बात है, बट इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम। आपने 10th क्लास में पोएम पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, दैट इज योर फायर एंड आइज, जहाँ पे फायर डिनोट करता था डिजायर को, कि इंसान की जो इच्छाएं हैं उनका कोई एंड नहीं है। एंड इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड, वो इंसान की बढ़ती हुई डिजायर्स की वजह से भी हो सकता है। सो टू बी कंटेंट, लाइक टू बी सेटिस्फाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ। आपको जो है सेटिस्फाइड होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंटेंटमेंट क्या हो गया? दैट इज सेटिस्फैक्शन। उनके जीवन में बहुत ज्यादा शांति थी, बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। शी यूज्ड टू बिलीव इन पीस, शांति पूर्वक जीवन व्यापन करना था, एंड सेटिस्फैक्शन था उनके जीवन में। बट yes, शी वॉज वेरी ओल्ड, परहैप्स शी कुड नॉट हैव लुक्ड ओल्डर। और मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनका मानना था खुशवंत सिंह का, मेरी दादी माँ इतनी ओल्ड दिखती थी, अगर आप मुझसे बोलो कि आफ्टर 5 years ये और ओल्डर दिखेंगी तो मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकता, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड। ओके, एंड शी लुक द सेम फॉर द लास्ट 20 years। और मुझे मेरी दादी माँ एग्जैक्टली सेम दिखती थी पिछले 20 सालों से। तो जब खुशवंत सिंह बड़े हो रहे थे, उनको अपनी दादी माँ में कोई चेंज नहीं दिख रहा था, क्योंकि दादी माँ के बेटा वो ग्रोइंग ईयर्स नहीं थे कि हाइट चेंज हो रही है, फेस के फीचर्स चेंज हो रहे हैं, नथिंग। यू जस्ट स्टार्ट लूजिंग योर टीथ, यू इनफैक्ट बिकम वेरी सॉफ्ट फ्रजाइल, आपके कंधे झुक जाते हैं, फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो मुझे काफी सालों से वो बूढ़ी दिखती थी और मुझे नहीं लगता उनमें और कोई चेंज आ सकता था। यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट इज, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं दैट मेरी ग्रैंड मदर और मैं कैसे थे? हम बहुत अच्छे दोस्त थे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे दोस्त होना एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
what is your relationship or what is your equation or what was your equation with your grandparents. I hope वो आपके साथ अभी भी हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें से कोई शांत हो चुका है, इफ ही और शी इज नो मोर, तो आप अपनी जो बेस्ट मेमोरी है अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के साथ, वो मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में. आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी जब मैं उसे पढ़ूंगी, बिकॉज आई वॉज द क्लोजेस्ट टू माई ग्रैंडफादर. एंड अगर जब भी मुझसे कोई पूछता है कि हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, सो आई ऑलवेज टेक हिज नेम. So that's Mr. Baldev Raj Chandwani. So yeah, so that's a very, very, very beautiful story. We all have, very a beautiful bond with our grandparents, and this story actually is very emotional and very beautiful. अगर आप इसको उस खूबसूरती से और बारीकी से बेटा समझने की कोशिश करें तो. सो मेरा जो रिश्ता है अपने ग्रैंडपेरेंट्स का बहुत अच्छा था. मेरे लिए भी एक्चुअली वो मेरे इंस्पिरेशन तो बाद में बने, बट येस डेफिनेटली व्हेन आई वाज अ किड वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड इतने अच्छे दोस्त जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे इन ईच एंड एवरीथिंग. तो खुशवंत सिंह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. और हम कब इतने अच्छे दोस्त बने, जब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ चले गए थे, मेरे पेरेंट्स दूसरी सिटी चले गए थे. माई पेरेंट्स वेंट टू डिफरेंट सिटी. और वो मुझे कहाँ छोड़कर गए थे, दे लेफ्ट हिम विथ हर इन द विलेज. वो मुझे गांव में अपनी दादी माँ के साथ छोड़कर गए थे, दादी माँ के पास छोड़कर गए थे. एंड शी टुक रियली गुड केयर ऑफ मी, यानी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी हर चीज का, मेरी पढ़ाई का, मुझे स्कूल छोड़ना, ये सब चीजें हम डिटेल में अभी समझेंगे. कैसे ध्यान रखती थी खुशवंत सिंह की दादी माँ, वो उन्हें रोज सुबह उठाया करती थी. शी यूज्ड टू वेक हिम अप, शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, एंड वो उनको रेडी भी करती थी. वो छोटे थे तो उन्हें तैयार होने में भी हेल्प करती थी. शी गॉट हिम रेडी फॉर the school. She got him ready for the school and she said her morning prayer in a sing song manner. और जब वो खुशवंत सिंह को तैयार कर रही होती थी, खुशवंत सिंह जब खुद रेडी भी हो रहे होते थे सुबह, तो जो वो प्रेयर है ना बेटा, जब वो प्रेयर्स करती थी मॉर्निंग प्रेयर गॉड के लिए, जो प्रेयर्स वो पूरे टाइम चैंट करती रहती थी, उसको वो है ना एक सॉन्ग के स्टाइल में करती थी. वो क्यों करती थी ऐसा, ताकि खुशवंत सिंह को वो प्रेयर रोज सुनते 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 अच्छे से एक दिन याद हो जाएगी. शी ऑलवेज होप दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट. खुशवंत सिंह उसको जो है बिल्कुल दिल से याद कर लेंगे. और खुशवंत सिंह भी अपनी दादी माँ को और उनकी आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एंड क्या होता था साथ ही साथ, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन कभी उन्होंने ऐसे बैठकर इंटेंशनली याद नहीं करी वो प्रेयर्स जो उनकी दादी माँ अक्सर सुबह गाया करती थी. एंड देन शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट. वो उनकी जो वुडन स्लेट है, पहले के जमाने में ऐसे बड़े बड़े पैनल्स, बड़े बड़े व्हाइट बोर्ड्स ये नहीं हुआ करते थे. ये बेटा गाँव के स्कूल में पढ़ाई करते थे. और किस पे करते थे, जो पहले स्लेट्स नहीं आती थी, दैट टू वुडन स्लेट, यानी कि लकड़ी की स्लेट जो है इनकी दादी माँ उठाती थी और भैया चल देते थे ये लोग स्कूल की तरफ. एंड शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड इट एंड प्लास्टर्ड इट विथ येलो चॉक. तो ये पहले ही मेरी स्लेट को धोकर रखती थी और साथ में प्लास्टर किससे करके रखती थी, येलो चॉक की एक परत लगा देती थी. और येलो चॉक क्यों लगाती थी, ताकि अब जब मैं उस पर लिखूं तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो स्लेट और मैं उस पर अच्छे से लिख पाऊं. बेटा पुराने जमाने में इस तरह से स्लेट और चॉक का ही इस्तेमाल होता था. एंड नाउ शी वुड टेक एन अर्दन इंक पॉट. बेटा अर्दन इंक पॉट क्या होता है, इंक पॉट आप लोग समझते हैं, एक छोटा सा पॉट आता है. ये पॉट तो मैंने भी यूज किया है, नॉट दी अर्दन वन. आई विल ट्राई, मुझे नहीं पता शेप बन पाएगी नहीं, बट ऐसे ना कुछ तो बॉटल टाइप मान लो इस तरीके से, ठीक है. अर्दन था, अर्दन यानी कि मिट्टी का बना हुआ आप मान सकते हो इंक पॉट था. और वो एक पेन भी साथ में लेके चलती थी. पेन कौन सा, वो पेन जो उसमें इंक से चलता हो, इंक से, इंक में जब आप उसको डिप करते हो ना उससे चलता हो, उस तरह का पेन भी हम लोग साथ में लेके जाते थे. तो एक इंक पॉट और पेन मेरी दादी माँ साथ में लेके चलती थी. एंड शी वुड टाई ऑल ऑफ देम इन अ बंडल. बंडल यानी कि बेटा वो उसकी गठरी बना लेती थी, स्लेट की, इंक पॉट की, पेन की, चौक की, सारी चीजें हम लेकर और चल देते थे कहाँ, स्कूल की तरफ. एंड हम साथ में स्कूल क्या लेके जाते थे, थिक स्टेल चपाती. थिक यानी कि मोटी और बेटा स्टेल यानी कि बासी. बासी यानी कि हम सुबह जा रहे हैं तो जो लास्ट नाइट की चपाती होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट स्टेल चपाती. तो ये कौन सी होगी बेटा, लास्ट नाइट वाली चपाती होगी, यानी कि नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश. ये स्टेल चपातीज हम क्यों लेकर जाते थे, विथ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा बटर लगाते थे
और साथ में उसके ऊपर क्या करते थे, चीनी स्प्रेड करते थे उस रोटी के ऊपर। तो रात की जो रोटी बची है वो एक्स्ट्रा बनाती थी, सुबह उसमें बटर लगाया, मक्खन लगाया, चीनी स्प्रेड की, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, दे फाइंड इट वेरी टेस्टी। तो ये क्या था, ये इनका ब्रेकफास्ट तो था ही, खुशवंत सिंह का ब्रेकफास्ट तो था ही, लेकिन बेटा ये जो स्टेल चपाती, जो रात की चपाती थी, ये वो क्यों लेकर जाती थी अपने साथ, जब वो जाती थी तो सभी विलेज डॉग्स को, जहाँ पे जितने भी विलेज गांव में जितने भी डॉग्स थे, उन्हें भी उनकी दादी माँ फीड करते हुए जाती थी, विच इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग बेटा। ये हमें ऐसा लगता है कि यार हमें तो बस खुद के खाने पे, खुद की चीजों पे फोकस करना है। जो पेट लवर्स हैं वो डेफिनेटली फीड करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके डॉग्स या पेट्स घर पे रह रहे हैं, बट साथ ही साथ उन डॉग्स का, उन एनिमल्स का, उन बर्ड्स का क्या, जो किसी के पेट नहीं है, ठीक है। बर्ड्स तो दे वांट टू फ्लाई इन द स्काई ओनली, लेकिन जिनके पेट डॉग्स हैं उनकी तो केयर बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो रोड पे डॉग्स घूमते हैं उन्हें बहुत लोग खाना नहीं देते हैं। सो खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी बाय हार्ट। शी ऑलवेज यूज्ड टू फीड ऑल दीज एनिमल्स, ऑल दीज डॉग्स। और इनकी जो ग्रैंड मदर हैं इनके साथ हमेशा स्कूल जाती थी, शी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम। और ये स्कूल कहाँ था बेटा, टेम्पल के बिल्कुल नजदीक में। तो ये लोग कैसे पढ़ाई करते थे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इनका जो है, जो टेम्पल है जहाँ पे इनकी दादी माँ पूजा करती थी, तो इसके जस्ट पास में क्या था, जस्ट पास में ही इनका जो है, लेट्स से, एक सेकेंड रुकिए, इफ दिस वॉज द टेम्पल, ये टेम्पल था, तो जस्ट पास में ही बेटा इसके स्कूल था। तो दादी माँ क्या करती थी, टेम्पल में बैठकर प्रेयर्स करती थी, और तब खुशवंत सिंह क्या कर रहे थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते थे। तो स्कूल वॉज अटैच टू, आप बोल सकते हो, इट वॉज वेरी क्लोज, इट वॉज वेरी नियर टू द टेम्पल, इट वॉज काइंड ऑफ अटैच्ड ओनली। और इन्हें पढ़ाते कौन थे स्कूल में, जो यहाँ पे टेम्पल के प्रीस्ट थे वही स्कूल में पढ़ाया करते थे। प्रीस्ट यानी कि जो पंडित जी होते हैं, जो सारी देखभाल करते हैं, जो टेम्पल्स में, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वही इन्हें स्कूल में पढ़ाया भी करते थे। और ये क्या पढ़ाते थे सभी बच्चों को, द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन दी अल्फाबेट्स, जैसे कि ABCD हो गई, या अ आ इ ई उ, हिंदी और संस्कृत के हमारे अल्फाबेट्स हो गए। और मॉर्निंग प्रेयर्स भी बच्चों को सिखाई जाती थी, याद कराई जाती थी। अब ये बच्चे स्कूल में कैसे बैठते थे, 2 रोज बनाते थे इन द वरांडा। वरांडा आपने देखा होगा, अपने घरों के बाहर जो ओपन स्पेस होता है उसे भी हम लोग वरांडा कहते हैं। तो ये बच्चे कैसे बैठते थे बेटा, इस तरीके से 2 रोज में ये बच्चे वरांडे में बैठ के पढ़ते थे। तो यहाँ एक बच्चा बैठ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इस तरीके से दे यूज्ड टू सिट इन दी 2 रोज, और ये बैठ के अल्फाबेट्स पढ़ते थे प्रीस्ट से, यानी कि पंडित जी से। और साथ ही साथ क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स को याद भी करते थे, और इसको ये लोग सभी प्रेयर को कोरस में गाते थे। कोरस में यानी कि एक साथ गाना, इसको हम इंग्लिश में कोरस कहते हैं। क्लियर एवरीवन, कोरस यानी कि सब लोग एक साथ गाते थे। और इस समय पे ग्रैंड मदर कहाँ बैठी हैं, वेयर इज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर अभी बैठी हैं टेम्पल में, एंड शी इज प्रेइंग, शी इज प्रेइंग। ये क्या कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं। और प्रीस्ट जो है खुशवंत सिंह को और सभी बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस समय पे ग्रैंड मदर क्या कर रही है बेटा, मंदिर में बैठकर, व्हाट इज शी डूइंग इनसाइड द टेम्पल, शी इज इनसाइड द टेम्पल, शी वुड रीड ऑल दी होली बुक्स। होली बुक्स यानी कि जितनी भी पवित्र पायस बुक्स होती हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, जो अलग अलग रिलीजन की होली बुक्स हैं, तो वो अपने रिलीजन की होली बुक्स जो है वहां बैठ के टेम्पल में पढ़ती थी। एंड दे वुड वॉक होम टूगेदर। अब छुट्टी होने के बाद दोनों दादी माँ और पोता जो है उनका खुशवंत सिंह, ये साथ में घर जाया करते थे। और सारे विलेज डॉग्स जो है सामने गैदर हो जाते थे, यानी कि इकट्ठे हो जाते थे टेम्पल डोर के, मंदिर के दरवाजे के बाहर। दे थ्रू चपातीज टू देम, और ये जो है दोनों उन्हें चपातीज दिया करते थे, जो डॉग्स थे उनको। एंड द डॉग्स वुड ग्राउल, उनके से ना आवाज निकालते थे वो लोग, दे वुड ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर। आपस में लड़ते भी थे कि हमें ये चपाती खानी है, और दूसरा डॉग लड़ेगा कि मुझे ये चपाती खानी है। तो ये नजारा होता था जब खुशवंत सिंह की छुट्टी होती थी स्कूल की, एंड उनकी ग्रैंड मदर उनको लेकर घर वापस लौटती थी।
और सभी डॉग्स जो है खुश तो हो जाते थे क्योंकि दादी माँ इतनी सारी चपातीस देने वाली है, लेकिन आपस में लड़ते भी थे कि कौन उसे खाएगा। तो बेटा नाउ इट वाज टाइम कि नैरेटर के पेरेंट्स ने इन दोनों को, दादी माँ को और खुशवंत को, दोनों को सिटी में बुला लिया था क्योंकि अब खुशवंत सिंह के फादर वहां पे वेल सेटल्ड हो चुके होंगे, उन्हें कुछ समय चाहिए था सेटल होने के लिए। बट नाउ इट वाज अ टर्निंग पॉइंट यानी कि बेटा अब इनकी जिंदगी में एक यू टर्न आने वाला था। खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ का जो रिश्ता था उसमें कड़वाहट का ये पहला मोड़ आने वाला था। बट ऐसा क्या हुआ? Why the beautiful relationship it snapped or it turned or it took a U-turn? Let's understand कि friendship में क्यों आया ये बदलाव। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। तो बेटा अब इनका अभी भी जब ये लोग शहर में मूव करे थे तभी भी इनका कमरा कैसा था? दे शेयर द सेम रूम, यानी कि जैसे गांव में रहते थे, रह तो साथ में रहे थे, बट नाउ दे वर नॉट गोइंग टू द स्कूल टुगेदर। अब ये लोग साथ में क्या कर रहे थे? स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि इनका स्कूल कैसा हो चुका था? नाउ द नैरेटर यानी कि खुशवंत सिंह जा रहे थे अब एक इंग्लिश स्कूल में, दैट टू बाय अ मोटर बस, यानी कि जो मैकेनिकल बस होती है, प्रॉपर इंजन होता है, स्टेयरिंग होता है, पैदल नहीं जा रहे थे। सो नाउ देयर वर नो डॉग्स जिनको ये स्ट्रीट्स पर फीड करें, रस्तों में फीड करें, ठीक है। तो ये सारा जो बॉन्ड था धीरे धीरे यहाँ से खराब होना, यहाँ जो खूबसूरत रिश्ता था थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, दैट टू अ प्राइवेट वन। तो अब ग्रैंड मदर के पास डॉग्स नहीं थे फीड करने के लिए, तो क्या हुआ? शी स्टार्टेड फीडिंग दी स्पैरोज। उन्होंने दोपहर में चिड़ियाओं को जो है खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज शी लव्ड एनिमल्स एंड शी ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। सिर्फ बेटा इंसान के लिए खूबसूरत दिखना और खूबसूरती को दूसरों के जज करना, ये खूबसूरती है, ये हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनाती। हम बेजुबान जानवरों के लिए कितना कर सकते हैं, कितने काइंड है टूवर्ड्स ऑल दी अदर ह्यूमन बींग्स। डू वी इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जिस परेशानी से गुजर रहा है, दैट इज एक्चुअली टफ, ठीक है। हमें हमेशा क्या लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, बिकॉज ये मेरी लाइफ का चैलेंज है, प्रॉब्लम है, इससे बड़ा चैलेंज और कुछ नहीं है। बट इवन फॉर वन डे इफ यू जस्ट ट्राई टू बी इन समवन एल्सेस शूज ना, तब हमें समझ में आएगा कि सामने वाले की जिंदगी कितनी टफ है। सो रादर देन जजिंग एवरीवन एंड जस्ट ट्राइंग, जस्ट यू नो, if you want to just be beautiful in terms of physical appearance, बेटा I think दैट शुड बी अ बिग नो। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं बाहर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा फोकस करिए अपनी अंदर की खूबसूरती की तरफ, जो कि आपको एक बहुत अच्छा और बेहतर और एक खूबसूरत इंसान बना सकती है। सो कमिंग बैक बेटा, अब इस तरीके से कुछ साल निकल चुके थे, ईयर्स रोल्ड बाय, एंड इन दोनों का एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को देखना काफी कम हो रहा था। Sometimes she would ask him what the teacher had taught him. कभी कभी इनकी दादी माँ शाम में इनसे पूछ लिया करती थी कि आज तुम्हें खुशवंत तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, और जब वो जवाब देते थे दादी माँ उन चीजों पे बिलीव नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। क्यों बिलीव नहीं कर पाती थी? क्योंकि वो जो चीजें पढ़ाते थे वो दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इंग्लिश स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था? इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी। अब जो बेसिक साइंटिफिक टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो दादी माँ के लिए उतने रिलेटेबल नहीं थे, और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी दादी माँ उन्हें खुद नहीं पढ़ा पाती थी, जो कि एक बहुत ही सैड चीज थी, जिस वजह से इनका रिश्ता काफी थोड़ा बहुत ढीला पड़ने लग गया था, डिक्लाइन होने लग गया था। एंड शी फेल्ट वेरी सैड एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड। वो चाहती थी कि मेरे पोते को स्कूल में अबाउट गॉड भी पढ़ाया जाए, कितना ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल रिश्ता जो हमारा गॉड के साथ था वो पढ़ाया जाए, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाए स्कूल में, अच्छी अच्छी रिलीजियस कहानियां, स्पिरिचुअल कहानियां बताई जाएं, गॉड के बारे में पढ़ाया जाए। ये सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है इंग्लिश स्कूल में? ये देखकर वो बहुत दुखी रहने लगी थी। अब एक बार खुशवंत सिंह जो थे, वन डे वो अपनी दादी माँ को बताते हैं कि आज आपको पता है दादी माँ, हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मिले थे। हमें स्कूल में क्या मिले थे? म्यूजिक लेसन्स मिले थे। ये सुनते ही बेटा वो इतनी ज्यादा अपसेट हो गई, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज शी थॉट दैट म्यूजिक वॉट वॉज वेरी इनडिसेंट। उन्हें लगता था कि म्यूजिक ऐसी चीज नहीं है जो मेरा पोते को सीखनी चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट ही शुड लर्न। अब हम ये नहीं बोल सकते बेटा कि वो गलत थी, हम ये नहीं बोल सकते वो सही थी। वो बहुत एल्डरली पर्सन थी, बहुत ओल्ड थी, और उस समय पे लोग इतना ज्यादा म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं करते थे। हम बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं। वी आर शी वाज ऑलरेडी 80-90 इयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो हम बहुत पहले के ज़माने से जो है दादी माँ थी,
तो उनको जो है म्यूजिक को सीखना इतना डिसेंट नहीं लगता था। उनको ऐसा लगता था इट वाज जस्ट गुड फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, यानी कि जो लोग थोड़ा सा बेगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनकी तरह का ये काम है। इट इज नॉट फॉर जेंटल फोक, यानी कि अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा खुशवंत सिंह की दादी माँ को लगता था। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द नैरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब नैरेटर कहाँ जा रहे थे? यूनिवर्सिटी जा रहे थे, और यूनिवर्सिटी होने वाली थी दूसरे सिटी में। तो अब अनफॉर्चुनेटली इनका जो साथ रहने वाली चीज थी, जहां पर ये लोग साथ रहते थे, सो वो भी अब बंद हो गई थी, बिकॉज नाउ दी ऑथर, द इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। इन्हें अपना एक खुद का रूम मिला था, तो ये लोग साथ में जो रहा करते थे बेटा, अब वो चीज भी जो है बंद हो चुकी थी। सो अनफॉर्चुनेटली जो इनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी, उसका जो कॉमन लिंक था, दैट वाज हिज रूम, नाउ दैट वाज आल्सो ब्रोकन, क्योंकि ये लोग अनफॉर्चुनेटली दादी और पोता जो है साथ नहीं रह पा रहे थे। एंड द ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, उन्होंने अपनी जो लोनलीनेस है उसे चुपचाप से क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। एंड शी वाज ऑलवेज बिजी विथ हर स्पिनिंग व्हील, ये अपनी पूरे टाइम जो स्पिनिंग व्हील है, यानी कि जो चरखा है, उसको चलाने में क्या रहती थी बेटा, बिजी रहती थी फॉर द एंटायर डे। एंड शी नेवर टॉक टू एनीवन, उसके बाद उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। एंड शी वाज जस्ट डूइंग वन थिंग फॉर द एंटायर डे, वो पूरे दिन क्या करती थी बेटा, सिर्फ अपनी प्रेयर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो गॉड की प्रेयर्स थी उन्हें ही गाती थी, उन्हें ही मन बोलती रहती थी, रिसाइट करती थी। बट इन द आफ्टरनून शी मेड श्योर, वो एक चीज रोज करती थी, थोड़ा सा आफ्टरनून में रिलैक्स करती थी, बिकॉज आफ्टर ऑल उनका ओल्ड एज भी था। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट शी यूज्ड टू डू वाज शी ऑलवेज यूज टू फीड दी स्पैरोज, चिड़ियाओं को वो हमेशा खाना खिलाती थी। और वो क्या करती थी बेटा, आफ्टरनून में वरांडा, यानी कि जो बाहर का ओपन स्पेस होता है आंगन में, वहां आकर बैठ जाती थी, ब्रेड के क्रम्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करती थी, और वो सभी टुकड़े किसको डाला करती थी, स्पैरोज को, चिड़ियाओं को डाला करती थी, विच इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सो शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, यानी कि लिटिल पीसेस में कर देती थी, एंड देन शी वुड थ्रो देम टू ऑल दी स्पैरोज। और उस टाइम पे क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि लगभग 100 से भी ज्यादा चिड़ियाएं वहां पे हमारे वरांडे में आ जाती थी और बहुत शोर करती थी, बिकॉज दे ऑल वर चर्पिंग, दे ऑल वर हैप्पी, दे वर ईटिंग दोज ब्रेड क्रम्स। तो वो बहुत शोर भी करती थी। कुछ आती थी, क्या करती थी, सम केम एंड सैट ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर आकर बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पर आकर बैठ जाती थी, और कुछ चिड़िया तो इनफैक्ट उनके हेड, यानी कि सर पर आके भी बैठ जाती थी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, शी नेवर एवर फ्राइटेंड देम, वो शू करके कभी किसी चिड़िया को नहीं भगाती थी। शी जस्ट यूज्ड टू कीप ऑन स्माइलिंग, शी स्माइल्ड बट नेवर फ्राइटेंड देम, वो कभी उन्हें वहां से भगाती नहीं थी। एंड वो जो आफ्टरनून वाला पार्ट होता था, फीडिंग दी स्पैरोज वाज दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो वो 30 मिनट जब उन चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, दोज 30 minutes were the best time, it was the best duration or the best time period for her in the entire day। वो सबसे ज्यादा खुश उस 30 minutes, उस हाफ एन आवर में दादी माँ जो है क्या होती थी, she was the happiest person on the earth at that point of time। ठीक है, सॉरी एस मिस हो गया था। सो शी वॉज दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बेटा नैरेटर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि किसकी बात हो रही है, खुशवंत सिंह की। तो खुशवंत सिंह अब कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। और वो चले भी जाते हैं, लगभग कितने समय के लिए, 5 सालों के लिए वो बाहर भी चले जाते हैं। एंड द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब तक तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एंड सबको ये डर लगा रहता था दैट शी कुड डाई एनी मोमेंट, किसी भी समय उनकी दादी माँ की डेथ हो सकती है। एंड इवन खुशवंत सिंह भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वरिड थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि यार अगर मैं यूनिवर्सिटी से आया और तब मैं अपनी दादी माँ से नहीं मिल पाया आफ्टर 5 years, तो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होगी। सो बहुत अपसेट थे वो इस वजह से। बट दी ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट ऑल अपसेट, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं थी। एंड इनफैक्ट उनकी ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन नहीं दिखाया जब वो बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। उनकी दादी माँ उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जरूर आई। आप लोग सोचोगे मैम अब्रॉड कौन जाता है फ्लाइट से, कौन जाता है ट्रेन से, बट बेटा जो भी उनका ऑफ कोर्स उनकी जो फ्लाइट थी वो उनके घर से नहीं थी, वो जो भी रिस्पेक्टिव जगह से होगी। तो उनकी दादी माँ जो है उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आई थी टू सी हिम ऑफ, लाइक टू से बाय टू हिम।
और उस टाइम पर भी खुशवंत सिंह ने नोटिस करा कि उनके लिप्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे और कंटिन्यूअसली उनके लिप्स सिर्फ और सिर्फ प्रेयर में मूव करते थे. शी वॉज कंटिन्यूअसली स्टिल प्रेइंग साइलेंटली एंड हर माइंड वॉज कंप्लीटली लॉस्ट इन हर प्रेयर्स. उन्हें कोई मतलब नहीं था आसपास क्या हो रहा था. उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती से अपनी प्रेयर्स की तरफ था और उनकी जो माला थी वो अभी भी चल रही थी. सो हर फिंगर्स वर डूइंग व्हाट, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि माला अभी भी हाथ से चल रही थी. लेकिन जब खुशवंत सिंह जा रहे थे, उनकी दादी माँ उनके पास में आई और चुपचाप से उन्हें क्या करा, साइलेंटली फॉरहेड पे किस करा. क्या करा, साइलेंटली फॉरहेड पे किस करा. और उस टाइम पे खुशवंत सिंह को बहुत खुशी हुई. इट वाज अ मॉइस्ट किस, हल्का सा ना उनको मॉइस्ट फील हुआ अपने फॉरहेड पे. एंड ही फेल्ट सो गुड बिकॉज इट कुड बी द लास्ट फिजिकल टच विथ हिज ग्रैंड मदर. अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आखिरी बार उनका हाथ पकड़ना, आखिरी बार उनसे फॉरहेड पे किस लेना, दीज आर ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स एंड वेरी स्पेशल फॉर इवन ऑल ऑफ अस. तो उस टाइम पे जब उनको वो किस मिला तो उन्हें लगा ये मेरा लास्ट फिजिकल टच तो नहीं है मेरी दादी माँ से. जब मैं 5 साल बाद आऊंगा ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे मिलेंगी नहीं. सो ही थॉट इट वॉज द लास्ट टाइम दैट ही हैड अ फिजिकल कॉन्टैक्ट. इट वॉज अ लास्ट मोमेंट, इट वॉज अ लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बोथ ऑफ बिटवीन बोथ ऑफ देम. क्योंकि जब वो 5 साल बाद आए उन्हें ये डर था कि कहीं मेरी दादी माँ की डेथ ना हो चुकी हो. So now at that point of time what happened, the narrator returned home after 5 years. इस समय पे क्या हुआ, narrator जो है 5 साल के बाद जब वो लौटे, his grandmother met him at the station. grandmother जो है स्टेशन पर लेने भी गई थी. एंड डू यू नो शी डिड नॉट इवन लुक अ डे ओल्डर. 5 साल बाद भी वो एज इट इज दिख रही थी. एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग देयर वाज नो चेंज इन माय ग्रैंडमदर फॉर लास्ट 20 years. मेरी दादी माँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी. शी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे अपने आर्म्स में जकड़ लिया. शी हेल्ड मी इन हर आर्म्स. दैट मीन्स शी हग्ड हिम. उन्होंने अपने पोते को हग कर लिया. बट स्टिल आई कुड लिसन टू द प्रेयर्स. शी वॉज जस्ट रिसाइटिंग हर prayers. And now what happened in the afternoon, again she started feeding the sparrows as usual. उन्होंने चिड़ियाओं को खाना डालना स्टार्ट कर दिया. और शाम में क्या हुआ, सडनली एक बहुत बड़ा चेंज आया उनके अंदर. देयर वाज अ चेंज एंड व्हाट शी डिड, शी सडनली स्टॉप्ड प्रेइंग. उन्होंने जो प्रेयर जो वो इतने सालों से खुशवंत सिंह सुन रहे थे वो बंद हो गया था. उन्होंने कुछ मोहल्ले की लेडीज को बुलाया कि आ जाओ गर्ल्स, टुडे इट्स पार्टी नाइट. ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं हुआ. सो व्हाट शी डिड वाज शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने अपने आसपास की मोहल्ले की औरतों को बुलाया एंड शी गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना सा ड्रम था उनके पास, उसको उन्होंने उठा लिया. शी गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड शी कंटिन्यूड थम्पिंग दी ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल आवर्स. थम्पिंग यानी कि वो उस पर बार बार ऐसे अपने हाथ से मार रही थी. यानी जैसे हम ड्रम को बजाने का जब कोशिश करते हैं ना, जैसे लोग ढोलक बजाते हैं तो वो साइड से बजता है, ड्रम बजा रहे ऊपर से बजता है. तो बेटा वो कंटिन्यूसली थम्पिंग करती रही, यानी कि पूरे टाइम उस ओल्ड ड्रम को लगभग कुछ घंटों तक क्या करती रही, बजाती रही फॉर सेवरल आवर्स. एंड शी इवन स्टार्टेड सिंगिंग. मेरी दादी माँ ने, जिनको मैंने आज तक गाते हुए नहीं सुना था, शी इवन स्टार्टेड सिंगिंग एंड शी sang द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. जब योद्धा घर आते हैं, जब आर्मी सोल्जर्स, हमारे ब्रेव सोल्जर्स वापस आते हैं, जब योद्धा युद्ध से लड़कर आते थे, तो उनका जो होम कमिंग सॉन्ग होता था, उनके स्वागत के लिए जब गाना गाया जाता था कि आप घर लौट रहे हैं, तो वो सारे गाने मेरी दादी माँ ने गाना स्टार्ट कर दिए. एंड दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप. उन्हें क्या करना पड़ा, उन्होंने अपनी दादी माँ को रोकने की कोशिश करी. टू टेल समबडी टू नॉट डू दैट. ये किसने करा, खुशवंत सिंह की फैमिली ने कोशिश करी दादी माँ को रोकने की, क्योंकि वो अगर ओवर स्ट्रेन कर देंगी, ज्यादा थक जाएंगी, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगा देंगी, तो शी विल बी ओवर स्ट्रेन ना, शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी. ओवर स्ट्रेन करना मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा थका देना, एक्सेस अपनी एनर्जी यूज कर लेंगी तो क्या होगा. एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर कि आज वो अपनी प्रेयर करना भूल गई हो. इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर दैट शी हैड फॉरगॉटन टू pray. She had forgotten to pray. Now next morning जिस चीज का हमें डर था वही हुआ exactly. क्या बोला है किसने, खुशवंत सिंह ने, क्योंकि मेरी दादी माँ की तबीयत खराब हो चुकी थी. माइल्ड फीवर था. माइल्ड इज बेटा नॉट टू मच, नॉट टू लेस. माइल्ड इज समवॉट अराउंड एवरेज, आप जैसे कह सकते हो. तो उन्हें हल्का फुल्का जो है बुखार हो चुका था. एंड शी टोल्ड देम हर एंड वाज नियर. अगर किसी को नॉर्मल बुखार आता है, कोई ऐसा क्यों कहेगा दैट माई एंड इज नियर. बट बेटा अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो ये
जितने भी एल्डरली लोग हैं ना, इफ इट्स देयर टाइम टू गो, जब जाने का समय आता है तो इंसान को अक्सर पता भी चल जाता है कि मेरा जो है अब समय खत्म हो गया है, ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज सम फैक्ट और समथिंग। तो वैसा ही उनकी दादी माँ ने अपनी फैमिली को बताया दैट माई एंड इज नियर, और अब जो है मेरी डेथ होने वाली है। एंड शी रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे। अब तो वो प्रे करना भी भूल गई थी, ऐसे उनको याद नहीं था मुझे ये करना है। एंड शी इवन डिडंट वांट टू टॉक, उन्हें किसी से बात करने का मन भी नहीं था। शी सेड कि इट वुड बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कि अगर मैं तुम लोगों से बात करती रहूंगी, आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड शी इग्नोर्ड ऑल द रिक्वेस्ट दैट माई फैमिली मेड। खुशवंत सिंह की फैमिली जो भी रिक्वेस्ट कर रही थी, वो उनमें से एक को भी नहीं मान रही थी, और शी जस्ट वांटेड टू ले इन द बेड पीसफुली। वो आराम से पूरी शांति से बेड में लेटना चाहती थी। एंड नाउ शी अगेन स्टार्टेड प्रेइंग इन द बेड एंड टेलिंग द बीट्स यानी कि वापस उनकी माला हल्की हल्की, धीरे धीरे, एनर्जी बहुत कम थी तो धीरे धीरे अभी भी उनकी जो मोतियों की माला है वो अभी भी चल रही थी। एंड देन वी नोटिस्ड वन थिंग, खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली ने क्या नोटिस करा कि मेरे दादी माँ के जो लिप्स थे वो सडनली रुक गए थे। एंड द सेकेंड थिंग दैट दे नोटिस वाज, जो रोजरी, जो वो माला थी, इट फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। तो बेटा लाइफलेस यानी कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो शांत हो चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था, क्योंकि उनके अब बॉडी में कोई जान नहीं बची थी। तो लाइफलेस फिंगर्स, जब जान नहीं बचेगी तो भाई ये इंसान पेन कैसे होल्ड करेगा, माला कैसे होल्ड करेगा। अब उनका फेस कैसा था, और भी ज्यादा पेल हो चुका था, यानी कि येलोइश, बट उनके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा शांति थी। द फेस वॉज वेरी पीसफुल एंड नाउ शी वॉज डेड। तो ऐसा कहा जाता है जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बेड पे नहीं, ग्राउंड पे, धरती माँ जो है धरती पे, जमीन पर ले आना चाहिए। सिमिलरली उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही करा, अपनी दादी माँ को जो है ग्राउंड पे ले आए, उनका जो शव था, उनका जो डेड बॉडी था, उसे वो ग्राउंड पे ले आए। एंड नाउ शी वॉज कवर्ड विथ अ रेड शॉल, हमने उन्हें एक रेड शॉल से कवर करा। और हम सभी लोग किस में लग गए, अरेंजमेंट्स करने में लग गए, किसके, उनके फ्यूनरल के। कोई इंसान अगर घर में शांत हुआ है, उसका देहांत हुआ है, तो ऑफकोर्स फैमिली को जो भी वहाँ के उनके रिचुअल्स हैं, उनके जो भी रिचुअल्स, वो सेरेमनी जो भी उनके इसमें होती है, जो भी ट्रेडिशन उन्हें फॉलो करना होता है, नॉट सॉरी सेरेमनी, सॉरी, जो भी ट्रेडिशन रिचुअल फॉलो करने होते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। और ये करते करते हमने नोटिस किया कि अब शाम हो चुकी थी एंड द सन वॉज सेटिंग, यानी कि सनसेट होने का टाइम हो रहा था। एंड तभी उन्होंने देखा, उन्होंने क्या करा, एक वुडन स्ट्रेचर लाए जिसमें वो अपनी दादी माँ को ले जा सके। तभी वो लोग क्या करते हैं बेटा, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते में ही उन्हें रुकना पड़ता है। कोर्टयार्ड यानी कि अगर आप कह सकते हो कि जो बाहर आंगन वाला इलाका एरिया था, जो वरांडा था, वहां इन्हें रुकना पड़ता है। और वहां हमने क्या देखा, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएं मेरे दादी माँ के डेड बॉडी के आसपास थी। आपको डेड बॉडी के लिए जो वर्ड मिलेगा, डेड बॉडी के लिए जो वर्ड मिलेगा आपकी एनसीईआरटी में बेटा, दैट इज कॉर्प्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कॉर्प्स इज डेड बॉडी। तो आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स डेड बॉडी फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, तो दैट इज कॉर्प्स। एनसीईआरटी में ये गिवन है। तो मेरी दादी माँ के कॉर्प्स के आसपास क्या थी, हजारों चिड़ियाएं थी, लेकिन उनमें से उस दिन किसी ने भी चर्प, कोई चर्प नहीं करा। चर्प यानी कि कोई चर्पिंग नहीं करी, कोई अपनी आवाज नहीं निकाली। तभी मेरी मम्मा को लगा, खुशवंत सिंह की मम्मा को लगा चिड़ियाएं भूखी होंगी। तो नैरेटर की जो मदर थी वो कुछ ब्रेड लेकर आई, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, लिटिल क्रम्स जो हम कहते हैं, ब्रेड क्रम्स, उनको करा, और चिड़ियाओं को क्रम्स दे दिए कि भाई तुम ये खाओ, और वो चली जाएंगी क्योंकि तो भूखी होंगी, बेचारी ने भूख लग रही होगी। बट कैन यू इवन इमेजिन दैट उन्होंने उसका एक भी टुकड़ा नहीं खाया। दे डिड नॉट इवन नोटिस द ब्रेड क्रम्स एंड देन द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ देम। उन्हें चिड़ियाओं से कोई मतलब नहीं था। वो वहां पे श्रद्धांजलि देने आई थी अपने उस इंसान को जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था, और जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दैट वाज खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। तो वो ब्रेड खाने वहां नहीं आई थी, वो उनको एक फाइनल गुड बाय, एक फाइनल फेयरवेल देने आई थी, जिनसे वो चिड़ियाएं भी बेहद प्यार करती थी। और वो बोलते हैं उसके बाद वो चिड़ियाएं चुपचाप वहां से उड़ गई, एज इफ दे वर ऑल्सो मोर्निंग। मोर्निंग मतलब बेटा जैसे मानो वो भी शोक मना रही हो, वो भी बहुत ज्यादा दुख में या सदमे में हो कि हमें खाना खिलाने वाली, हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जो व्यक्ति थी, आज वो जा चुकी हैं। और जो ब्रेड क्रम्स थे वो एज इट इज रखे रहे सुबह तक। दे रिमेन लाइंग देयर इन द कोर्टयार्ड, यानी कि इन द वरांडा, द ओपन स्पेस। एंड एविडेंटली हमें ऐसा लगा, इट वॉज अ प्रूफ दैट द स्पैरोज हैड टू
मोन, यानी कि शोक मनाने आई थी मेरी दादी माँ का। सो दैट्स हाउ ब्यूटिफुल माई ग्रैंड मदर वॉज। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने काफी डिटेल में अच्छे से समझा इस चैप्टर को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे इस वीडियो को एंड नहीं करने वाले, क्योंकि जैसा आपको दिव्या मैम ने प्रॉमिस किया था, एनसीईआरटी का एक एक सवाल करवाऊंगी। सो इट्स टाइम फॉर अस टू मूव टूवर्ड्स द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए। एक एक क्वेश्चन की वादा किया है, प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो ahead. So 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. 3 ऐसे phases बताओ जो ऑथर का रिलेशनशिप बयां करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं कैसा रिलेशनशिप था उनका अपनी दादी माँ के साथ। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, उनका रिलेशनशिप क्या था, उनके चाइल्डहुड वाला समय। चाइल्डहुड में वो क्या करते थे, चाइल्डहुड के समय पे बेटा वो क्या करते थे, when he went to the village school, उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ जाती थी, उन्हें हेल्प करती थी रेडी करने में, प्रेयर गाती थी और साथ में स्कूल छोड़ने जाती थी, और लौटते वक्त ये लोग स्टेल चपातीस दिया करते थे डॉग्स को साथ में। तो सबसे जो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड स्टार्ट हुआ, दैट वाज सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट वाज बॉयहुड, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे, लिटिल बिट अडल्टहुड में आप कह सकते हो आए थे। तो ये कहाँ आए थे, सिटी स्कूल आ चुके थे, अब ये बस में जाते थे, लेकिन अभी भी इनका क्या था, रूम जो था वो बिल्कुल सेम था। बट अब जो है उनकी दादी माँ उन्हें पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। तो आपको क्या बताना है, 3 फेजेस बताने हैं ऑथर के रिलेशनशिप ग्रैंडमदर का कैसा था अब्रॉड जाने से पहले, बचपन से लेके अब्रॉड तक का जो फेज था वो आपको डिस्क्राइब करना है। अब जब बेटा वो कॉलेज गए तो वो उनका अर्ली यूथ का समय चालू हो गया। लगभग इंसान 18-19 साल का हो जाता है अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो अर्ली यूथ की बात कर रहे हैं। सो व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। तो यहाँ पे इनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दैट वाज स्नैप्ड, यानी कि जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, अब वो लिंक जो है बच्चों टूट चुका था। अनफॉर्चुनेटली उस लिंक को अब ब्रेक लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्या है, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में बेटा ऐसे 3 कारण बताइए। टेल मी 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। इसको तो आप बिना देखे खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे फ्रेम कर सकते हो। बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, आपको वॉज दे रखा है, ठीक है, विच इज अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सवाल आपसे पूछा है दिव्या आर्मी किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, तो आपका जवाब भी किसमें होना चाहिए, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट में ही चलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, द 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are, और फिर हम इसको पास्ट टेंस में 3 पॉइंट्स चलाएंगे। एक तो जो साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी स्कूल में, उन्हें वो पसंद नहीं थी। जो म्यूजिक सिखाया जाता था उन्हें लगता था दैट इज फॉर बेगर्स, तो उन्हें लगता था कि दिस इज नॉट डिसेंट, दिस इज इनडिसेंट, और ये जेंटल फोक, यानी कि अच्छे आम लोगों के लिए अच्छी फोक, अच्छी जेंट्री के लिए नहीं है। तो उन्हें इंग्लिश नहीं पसंद थी, साइंस नहीं पसंद थी, और साथ ही साथ उन्हें जो है म्यूजिक बिल्कुल नहीं पता था। सो सबसे बड़ा जो पॉइंट है दैट वाज दैट इंग्लिश एंड साइंस वाज वेस्टर्न साइंस वाज टॉट, और जो दादी माँ थी, अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड मदर वाज नॉट able to teach Khushwant Singh about the Western science and English part, so she never liked the private school or the English school because of that. She was pained to know that there was no teaching of God. क्यों वो लोग भगवान जी के बारे में या गॉड के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से उन्हें वो प्राइवेट स्कूल या इंग्लिश स्कूल्स नहीं पसंद थे। एंड शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था, शी थॉट इट इज फॉर नॉट डिसेंट पीपल, म्यूजिक इज नॉट फॉर डिसेंट पीपल, ये मोनोपोली है ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, यानी कि ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे शोभा देती हैं, डिसेंट फोक पे शोभा नहीं देता है, ऐसा खुशवंत सिंह की दादी माँ जी को लगता था। इस वजह से हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो 3 रीजन क्या आते हैं, उन्हें वेस्टर्न साइंस यानी कि इंग्लिश और साइंस वाला कल्चर पसंद नहीं था, साइंस वो नहीं पढ़ा पाती थी खुद से, इनफैक्ट इंग्लिश भी। सेकंड जो है बेटा, उनको जो है गॉड के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, इससे प्रॉब्लम थी। और तीसरा कारण ये था कि उन्हें वो म्यूजिक क्यों सीख रहा है, इट इज नॉट फॉर डिसेंट पीपल, डिसेंट फोक, जेंटल फोक के लिए ये नहीं बना है। अगला तीसरा सवाल आपके एनसीईआरटी से है, 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up। अब जब खुशवंत सिंह बड़े हो
हो चुके हैं। ऐसे क्या 3 तरीके थे जिस तरीके से खुशवंत सिंह की दादी माँ अपना जीवन व्यापन करती थी? एक तो बेटा वो अपने रूम में अकेले रहती थी। शी ऑलवेज यूज्ड टू रिसाइट प्रेयर्स, वो ये चीज़ करती थी। अपना चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील चलाती थी और दोपहर में थोड़ा-सा रिलैक्स करती थी और क्या करती थी? स्पैरोज़ को फीड करती थी। तो इन्हीं हिंदी के पॉइंटर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना सीखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो क्या करना है बेटा अब आपको? 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, अगेन पॉइंटर्स करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिव्ड, पास्ट टेंस लगाएंगे क्योंकि पास्ट में ही सवाल है। शी लिव्ड इन अ रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, उन्होंने अपना अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया था। शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील वाइल रिसाइटिंग प्रेयर्स, चरखा चलाती थी, काम करती थी, सिलाई बुनाई करती थी और साथ साथ प्रेयर्स रिसाइट करती थी। एंड इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज, चिड़ियाओं को खाना डालती थी फॉर लगभग हाफ एन आवर, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर यानी कि लगभग 30 मिनट तक वो चिड़ियाओं को फीड करती थी। तो इस 3 तरीकों से वो अपना जीवन व्यापन या अपना समय जो है पास करा करती थी। Now the next question is on your screen. What are the odd ways? क्या ये और तरीके हैं in which the author's grandmother behaved before she died? उन्होंने ऐसी क्या 3 चीजें करी जो उनकी यूजुअल जिंदगी से बहुत अलग थी? First, she stopped praying. The first and the most important thing is she stopped reciting prayers जो वो हमेशा गाती थी. Second, she invited all the women from her neighborhood and she started singing songs of the homecoming of warriors. उन्होंने ये गाने गाना स्टार्ट कर दिए थे homecoming of warriors। और क्या करा था बेटा उन्होंने? एंड वेन शी वॉज इल, तो उन्होंने बोला मुझे किससे बात नहीं करनी, आई नो आई एम गोइंग टू पास अवे, मेरी डेथ होने वाली है। सो फर्स्ट वॉट शी डिड वॉज दैट शी स्टॉप टॉकिंग टू एनी वन, शी रिफ्यूज टू टॉक, शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी वन, उन्होंने किसी से भी बात करने के लिए क्या करा? मना कर दिया। एंड सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम्स, तो उन्होंने क्या डिफरेंट करा? प्रेयर्स बंद कर दी, आसपास के मोहल्ले के लोगों को इनवाइट करा, साथ में हम लोग गाना गाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं। एंड शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एंड शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, यानी खुशवंत सिंह का परिवार कह रहा था दादी माँ ऐसा मत करिए, तो भी उन्होंने उस अपने आप को चेंज नहीं करा। शी जस्ट वांटेड टू लाई इन द बेड पीसफुली, और फिर एक दिन पहले जब डेथ होने वाली थी उसकी दोपहर में वो सिर्फ आराम से बेड पे लेटना चाहती थी और अपनी प्रेयर्स को वापस से कंटिन्यू करना चाहती थी। तो क्या डिफरेंट करा था? शी स्टॉप्ड प्रेइंग, शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एनीवन एंड शी इनवाइटेड द लेडीज और द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड दे स्टार्टेड थंपिंग द ड्रम्स बजाने लगी जोर जोर से। एंड शी इवन स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। ये 3 चीजें 3 पॉइंटर्स में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। Now the next question on your screen is the way in which the sparrows express their sorrow when the author's grandmother died। क्या तरीका था जिससे स्पैरोज ने भी अपना शोक व्यतीत करा जब खुशवंत सिंह की दादी माँ का देहांत हो चुका था? क्या उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा करा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और मैं आपको समझाती हूँ कैसे आप इस आंसर को खुद से फ्रेम कर सकते हो। बेटा द वे इन विच दी स्पैरोज एक्सप्रेस्ड यानी कि अगेन क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस में सवाल पूछ रहे हैं तो आंसर भी किस में देंगे बेटा? पास्ट टेंस में देंगे बच्चा। ओके चलिए, सो क्या हुआ वहां पे? हम यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, सैट क्यों लिख रहे हैं? सिट का सेकंड फॉर्म लगाना होगा क्योंकि पास्ट में आंसर करना है। क्लियर एवरीवन? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट साइलेंटली अराउंड द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, हजारों चिड़ियाएं वहां पे आके बैठ गईं। एंड देयर वाज नो चर्पिंग, उस दिन क्या था बेटा? कोई चर्पिंग नहीं थी, बिल्कुल भी कोई शोर, कोई आवाज नहीं थी। देयर वाज नो चर्पिंग एट ऑल ऑफ द बर्ड्स। और तभी उनकी ऑथर की ममा ने क्या करा? जो ममा थी, ऑथर्स मदर थ्रू सम ब्रेड क्रम्स टू देम कि यार ये यहाँ पे खाने आई होंगी, खाकर चली जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, ठीक है। एज सून एज द ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड ऑफ, दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली, और ऐसा लगा मानो कि द स्पैरोज वर देयर टू एक्सप्रेस देयर सौरो, वो अपना क्या दिखाने आई हो? जैसे कि सौरो, यानी कि एक फाइनल गुड बाय बोलने आई हो ग्रैंडमदर को। इस तरीके से लग रहा था। और उन्हें ब्रेड क्रम्स का एक टुकड़ा भी उस दिन नहीं चखा जो वो 30 मिनट्स तक रोज खाया करती थी विद फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर चैप्टर। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं।
तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. जस्ट अ स्मॉल होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने मुझसे तो ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन योर एनसीईआरटी, open the NCERT and try to answer these questions on your own. बिना देखे, बिना चीटिंग, जहां अटक जाओ वहां चेक कर सकते हो. Open the NCERT and answer these questions in your copy. ठीक है? And answer these questions in your notebook. ठीक है? And answer these questions ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर से चालू हो जाए. So you have to do that. And second, एक बहुत ही प्यारी चीज आपको मेरे साथ शेयर करनी है. You have to share a beautiful memory. You have to share a beautiful memory. You have to share a beautiful memory. A beautiful memory of your grandparents. दोनों में से किसी एक के साथ भी जो आपका सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी हो वो आपको मुझे बताना है. और ये आप कहाँ बताएंगे? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. सो यू हैव टू शेयर अ ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स विद दिव्या मैम. ठीक है? दोनों में से जिनका भी आप बताना चाहते हैं, दादाजी का बताना चाहते हैं, ग्रैंड मदर का बताना चाहते हैं, दोनों का कोई साथ में भी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना. राइट डाउन योर नेम, लाइक माय नेम इज हाय शुभम अग्रवाल, एंड देन जस्ट 3-4 लाइन का, 5-6 लाइन का मेमोरी. आई वुड लव टू रीड इट. और ये चैप्टर एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी. मे बी यू विल लाइक इट, आई डोंट नो. लाइक व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, व्हेन आई वाज जस्ट इन 4th or 5th ग्रेड, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लिए मेरे हीरो अगर कोई रहे तो दैट इज माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी रहे. मैं बिना इमोशनल हुए कहानी बताने की कोशिश करूंगी. इमोशनल नहीं है बट इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. दैट्स द थिंग. ठीक है? सो यार मतलब हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं. सो माई मदर हैड अ लॉट ऑफ वर्क. उनके पास बहुत काम होता था. शी हैड टू, मेरी एल्डर सिस्टर खुद रेडी हो जाती थी. आई वॉज द मिडिल वन, और मेरा छोटा भी मुझसे और भी बहुत छोटा है. सो हम दोनों बहुत छोटे थे. तो माई मदर हैड अ लॉट ऑफ वर्क. 3 जनों का सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है. देन आई वॉज देयर, माई मदर सॉरी माई सिस्टर वॉज देयर, आई वॉज देयर, एंड अलॉन्ग विद अस वी हैड आवर यंगर ब्रदर ऑल्सो. सो आप समझ सकते हैं मम्मा के पास सुबह 6-6:30 कितना सारा काम हुआ करता होगा. सो यार मैं खुद रेडी होते होते ना बहुत बार सो जाती थी, बिकॉज इट वॉज, यार कौन सुबह 6 बजे उठे. मतलब 5:36 हम उठते थे, एंड 6:35 AM पे हमारे ऑटो वाले जो अंकल हैं वो आ जाया करते थे. तो ना वो ऑटो वाले अंकल वॉज ऐसे बड़े गुस्से वाले थे और बड़े स्ट्रिक्ट से थे. दो ही वॉज गुड विथ मी, लेकिन अगर आप लेट कर दो तो वो बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा करते थे. आई वॉज लाइक काइंड ऑफ स्कैर्ड ऑफ हिम. मुझे बहुत डर लगता था उनसे कि बहुत डांट पड़ने वाली है और ये वो. सो मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गो लाइक टू माई स्कूल, तो मैं ऐसे कोई बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी. कुछ फ्रूट खा लिया, मे बी एप्पल एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, हॉट मिल्क है ना, एंड या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लिया एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसा कुछ करके जाती थी. एंड देन वी हैड, हमारे पास अपना लंच वंच रहता था, ब्रेकफास्ट जो हम वहां जाके खाते थे. सो नाउ दैट वाज माय मॉर्निंग रूटीन. जैसे ग्रैंडमा का मॉर्निंग आफ्टरनून रूटीन था 30 मिनट्स का, अ क्विक टाइम विद दी स्पैरोज. तो मेरा था कि मैं ये खाकर हम लोग स्कूल जाया करते थे. सो नाउ व्हेनेवर आई वाज लेट, जब भी मैं लेट होती थी ना, यार 5 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, ऑटो वाले अंकल तो नहीं रुकने वाले और बहुत डांट पड़ने वाली है. तो भैया उस डांट से बचने के लिए द बेस्ट थिंग इज अवॉइड दिस हॉट मिल्क. ड्राई फ्रूट्स फटाफट से पॉकेट में ले लिए, 4-5 आमंड्स और मे बी वॉलनट, और भागो. नो मिल्क, नथिंग. भैया आज तो मिल्क स्किप करना है. जस्ट लीव दिस मिल्क एंड रश इन योर ऑटो. क्योंकि भैया स्कूल तो हम जल्दी पहुंच ही जाते थे, लेकिन अंकल को तो भी था 15 मिनट में जल्दी पहुंच रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं. भैया अंकल तो एकदम योद्धाओं की तरह भागते रहते थे. अब क्या करो क्या करो क्या करो. सो माई ग्रैंडफादर, ही वाज लाइक 6 feet tall. सो आई डोंट नो उनका कैसे इतना शार्प दिमाग चल जाता था इन एवरीथिंग, आई डोंट नो. सो इट वाज लाइक कि मेरे ऑटो वाले अंकल तो रुकने नहीं वाले, एंड यूजुअली विंटर्स का टाइम था तो भी मेरे ऑटो वाले अंकल बहुत जल्दी आते थे. सो नाउ व्हाट टू डू. सो मेरे ग्रैंडफादर की जो चाय है वो सुबह 6-6:30 बजे बन रही होती थी गरम गरम. सो ही यूज्ड टू डू वन थिंग, ही यूज्ड टू क्विकली गो इन द किचन. वो फटाफट से किचन में जाते थे और एक कप गर्मा गर्म चाय जो है वो लाके मेरे ऑटो वाले अंकल को दे देते थे. एंड ही यूज्ड टू टेल माय ऑटो वाले अंकल की व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, कि भाई साहब आप 2 मिनट चाय पी लो, 2 मिनट 3 मिनट ही तो लगेंगे, आप तो वैसे भी जल्दी आ गए, और जो है सर्दी का टाइम है आपको अच्छा भी लगेगा. 6:30 इट वाज वेरी कोल्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो 10-15 15 16 ईयर्स बैक. सो बहुत ठंड हुआ करती थी.
सो यस, और छोटी थी तो मतलब और 20 एक साल पहले की बात होगी, तो बहुत सर्दी हुआ करती थी। ऑटो वाले अंकल भी बहुत खुश हो जाते थे कि यार मतलब ये तो इतने मस्त हमें चाय वाय ऑफर कर रहे हैं। दो माय ग्रैंडफादर वाज वेरी काइंड आल्सो, बट आई डोंट नो वो एकदम से क्विकली वो सब चीजें क्लिक होना, आई डोंट नो वो कैसे करते थे। आई वाज लाइक वेरी स्मॉल, मेरी तो 5 फीट हाइट भी नहीं होगी उस टाइम, हार्डली 4 फीट टॉल होंगी मैं, और मैं वो मेरे आगे खड़े हैं और मैं अपने दादाजी के पीछे छुप के आराम से वो दूध पी रही हूँ। सो ही यूज्ड टू बाय मी दोज एक्स्ट्रा 2-3 मिनट्स ताकि मैं आराम से अपना दूध पी लूँ। वो 2-3 मिनट में फिनिश हो जाता था वो ग्लास, और मुझे डांट भी नहीं पड़ती थी। ऑटो वाले अंकल खुश भी हो जाते थे, उन्होंने गर्मा गर्म चाय पी ली, और दिव्या मैम को अपना जो है मस्त अपना 1 हॉट ग्लास ऑफ मिल्क भी पीने को मिल गया, एंड दैट टू डांट भी नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए एक बहुत, शायद आप सबके लिए छोटी बात हो सकती है कि यार व्हाट इज द बिग डील, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी स्पेशल थिंग, एंड इवन टिल दिस डेट इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी, क्योंकि वो मुझे ऐसे कोई डांट नहीं रहे हैं, बल्कि प्यार से समझा रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं 2-3 मिनट ताकि मैं वो काम कर लूं। सो यू नो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी दैट आई हैव विथ माई ग्रैंडफादर। सो या थैंक यू सो मच, बट प्लीज आप लोग मत भूलना अपनी ये ब्यूटिफुल सी कोई भी मेमोरी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का शेयर करना। तो आपकी जो भी मेमोरी है मुझे फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। ट्रस्ट मी, आई वुड लव टू रीड दैट। आप अपना नाम लिख के फिर अपनी स्टोरी जो है लिखिएगा। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन 5 to 6 लाइन्स, इवन दैट इज ओके, जैसा ठीक लगे वैसा करिए, बट जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्यारी सी मेमोरीज मुझे बताइए। आई वुड लव टू रीड इट। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, एंड डू गिव लेट मी नो कि आपको समझ में आया कि नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बाय।